नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक बेद, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसर्न का प्रेसिडेंट। हाल ही में ये बात चल रही थी कि कोरोना के कारण कई मरीजों की मौत हो रही है और महाराष्ट्र की डर पूरे देश में ज़्यादा गिना जाता है। तो इसके ऊपर हम लोग जब चर्चा करते हैं तो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा डर क्यों बढ़ रहा है। तो अभी जो हाल का माहौल कैसा है? पहले हम देखते थे कि पहले मात्रा ज़्यादा थी उल्टा दर एडमिशन की भी और मौत की भी, क्योंकि पहले बिस्तर ही नहीं मिलते थे और काफ़ी दिक्कतें होती थी। लेकिन हाल ही में कुछ महीनों से स्थिति सुधरी है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि दर मृत्यु की ज़्यादा है। तो पहले ये जान लें कि पहले और अभी में फ़र्क क्या है। पहले जो इन्फेक्शन थी वो ज़्यादा स्लम्स में थी और अभी जो इन्फेक्शन है वो बाहर निकल के सोसाइटीज़ में आ गई है। अभी सोसाइटीज़ में हम देखते हैं कि ज़्यादा कोमॉर्बिड कंडीशन ज़्यादा है, यानी कि लोगों में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, ये संख्या ज़्यादा है। और ये हम देखते हैं कि कई बार सोसाइटी वाले जो सिटीज़न है, नागरिक है, वो टेस्ट ही नहीं करना चाहते हैं और ना ही वो घर से बाहर निकलना चाहते हैं एडमिशन के लिए। अगर उनको एडमिशन भी बोला जाए तो चाहे वो यूजुअली घर पे ही एडमिट होना चाहते हैं। सब पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुज़ुर्ग लोग जो हैं, उन पे विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, उनको ध्यान देना ज़रूरी है। अगर वो अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन घर पे चेक कर सके, तो बहुत ज़रूरी है कि वो 96 के नीचे ना आए, सैचुरेशन ऑक्सीजन का। और अगर हमने ये सब ध्यान नहीं दिया और अचानक जब कंडीशन बिगड़ता है, वो हॉस्पिटल में आए, तो उनकी संख्या, उनका कॉम्प्लिकेशन में जाना ज़्यादा होता है। और बीच में हाल ही में म्युनिसिपल कमिश्नर का कहना है कि हर एक पेशेंट 60 के ऊपर एडमिट हो जाए, ये भी सही नहीं है। नहीं तो एक डर का माहौल पैदा हो जाएगा और कोई भी टेस्टिंग करने तैयार नहीं रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि जो आईसीएमआर का गाइडलाइन है वो फॉलो हो और उसमें ये लिखा हुआ है कि जो कैंसर के मरीज़ है, जिसकी ताकत कम है, उनको एडमिट करना ज़रूरी है। बाकी पेशेंट घर पे ले सकते हैं, लेकिन उनको ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनकी ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो। दूसरी चीज़ जो देख रहे हैं कि जो क्वारंटीन होते हैं, जो पेशेंट को बीमारी होती है, उनको अलग रखना ज़रूरी है। उनको समाज में घुल-मिलना नहीं चाहिए। लेकिन हाल ही में देखा गया कि सब लोग घुल-मिलते हैं, सब लोग बाहर घूम रहे हैं, बिंदास घूम रहे हैं। मास्क के बिना घूम रहे हैं या मास्क नीचे करके बिना मास्क पहने बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो पहले हम लोग करते थे, स्टैम्प लगाते थे हाथ में, वो ज़रूरी है कि अभी भी स्टैम्प लगाया जाए, ताकि जो घर वाले हैं, वो अपने 14 दिन की क्वारंटाइन पीरियड से पहले बाहर ना निकले। तीसरी चीज़ जो हम देख रहे हैं, वो ये है कि जो मरीज़ क्रिटिकल है, यानी सीरियस पेशेंट है, उनको भी एडमिट किया जाता है नर्सिंग होम में। ये कौन नक्की करता है एडमिशन का? ये वॉर रूम यानी वॉर ज़ोन, वो नक्की करते हैं कौन से पेशेंट कौन से बिस्तर में कौन से हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हैं। डायरेक्टली पेशेंट जाके एडमिट नहीं होते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है वॉर रूम को भी कि परिस्थिति क्या है पेशेंट की और उसे कहाँ एडमिट करना चाहिए। अगर उनकी ऑक्सीजन की मात्रा 95 के नीचे है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं। लेकिन 90 के नीचे है, तो वो हर एक नर्सिंग होम में एडमिट नहीं कर सकते हैं। उन्हें एक स्पेशल हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए जहाँ आईसीयू की व्यवस्था हो। लेकिन हाल ही में देखा गया है कि कई पेशेंट, सीरियस पेशेंट भी नर्सिंग होम पहुँच जाते हैं और इसकी ज़िम्मेदारी है वॉर रूम की, डैशबोर्ड की, जिसको देखना है कि ये सीरियस पेशेंट वैसे हॉस्पिटल पहुँचे जहाँ सुविधा हो। थर्ड थिंग इज़ कि जो डैशबोर्ड है, वो अपडेट नहीं किया जा रहा है। हाल ही में हम देख रहे थे कि हर एक पेशेंट जो एडमिट होता है, उनके लिए बहुत भागदौड़ होता है कि बेड कहाँ है। अभी पहले बीच में डैशबोर्ड की अच्छी व्यवस्था चल रही थी, लेकिन जब से वो डैशबोर्ड को अपडेट करना, जंबो फैसिलिटी में भी देखा गया है कि एक-एक दिन तक डैशबोर्ड अपडेट नहीं होती है। अगर ऐसा हो, तो जो लोग डैशबोर्ड सँभाल रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत हो जाती है और हर एक को फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि आपके यहाँ बेड है कि नहीं, आपके यहाँ आईसीयू की व्यवस्था है कि नहीं, आपके यहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था है कि नहीं। और इसमें काफ़ी समय नष्ट होता है। 3 से 6 घंटे कम से कम नष्ट होते हैं और कई बार ऐसा देखा कि 24 घंटे निकल जाते हैं और पेशेंट को एडमिट करने में दिक्कत हो जाती है। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम महसूस कर रहे हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में स्पेशली महसूस कर रहे हैं, दवाई का अभाव। अगर हम रेमडेसिविर की बात करें या टोसिलिजुमैब की बात करें, जो कोरोना में बीमारी में हम लोग इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल के पास नहीं है। गवर्नमेंट इसकी मात्रा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफ़ी दी गई है। तो हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मात्रा कम हो गई है मृत्यु दर, लेकिन वही मृत्यु दर प्राइवेट में ज़्यादा हो रही है बिकॉज़ वहाँ दवाई का अभाव है। पेशेंट को भाग-दौड़ करना पड़ रहा है दवा के लिए। हर एक जगह, हर एक नुक्कड़ पे बॉम्बे में कहाँ मिलेगा, ये सब भाग-दौड़ करना पड़ रहा है। आज मुझे भी अगर दवा चाहिए तो मुझे भी पूछना पड़ेगा मैं कहाँ से लूँ? ये एक व्यवस्था सरकार को देखना है।
कि अगर उनको मृत्यु दर कम करनी है तो उनको दवाई का व्यवस्था करना ज़रूरी है, और वो भी व्यवस्था उधर ही करो जहाँ पर कोरोना के मरीज़ हों, ताकि पेशेंट को यहाँ वहाँ की डर की ठोकरें नहीं खानी पड़े। या फिर सरकार अपने पास ले ले कि टोल फ्री नंबर दे दे जहाँ पर हम फ़ोन करें और वो व्यवस्था कर सकें दवाई का। अगर ये सब का ध्यान दिया जाए तो मृत्यु की दर काफ़ी कम हो जाएगी, और ज़रूर हम लोग भी उसमें सहभाग कर सकते हैं ज़्यादा। और इसमें नागरिकों का भी जिम्मेदारी बहुत है कि जिसका 95 के नीचे ऑक्सीजन इमीडिएटली एडमिट हो जाओ, जिसके 90 के नीचे आईसीयू वाली व्यवस्था वाली एडमिशन होनी चाहिए, ऐसे नर्सिंग होम में एडमिट हो। और नर्सिंग होम भी ऐसे पेशेंट को न रखे जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के नीचे हो या 85 के नीचे ऑक्सीजन देने के बावजूद अगर ऊपर नहीं आ रहा, उन्हें तुरंत शिफ्ट करे आईसीयू में। और सरकार की व्यवस्था ज़रूरी है कि वो व्यवस्था करे कि शिफ्टिंग में मदद करे नर्सिंग होम को, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी शिफ्टिंग की व्यवस्था करे जहाँ एक पेशेंट दूसरी जगह पे जा सके, और डैशबोर्ड को भी एकदम अच्छा बनाए ताकि वो एकदम अप टू डेट हो और उसमें कोई प्रकार की देरी ना हो। धन्यवाद। थैंक यू।